दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री सेकंड पेपर का 5वां वीडियो लाए हैं। इसके पहले आप लोग जानते हैं कि हमने समुद्रगुप्त, उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, ये सारे राजाओं की, इन सारे राजकुमारों की जो पूरा इतिहास था उसको विस्तृत तरीके से अलग अलग वीडियो में जाने थे। जितने शासक हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य में, उन शासकों को मैं एक एक वीडियो ला रहा हूँ। जैसा कि हमने कुमारगुप्त पर एक वीडियो लाया और चंद्रगुप्त द्वितीय पर एक वीडियो लाया, समुद्रगुप्त पर एक वीडियो लाया और हमने चंद्रगुप्त प्रथम पर भी एक वीडियो लाया। तो हम एक एक शासकों को एक एक वीडियो में पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट का वीडियो बना के, और बहुत इसी तरीके से आपको वार्षिक एग्जाम में इसको समझ लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे चल के क्या है। स्कंदगुप्त को हम देखेंगे। स्कंदगुप्त क्रमादित्य, जिसको क्रमादित्य उपाधि मिली थी। अभी इसके अनेक उपाधियों का वर्णन करेंगे कि कौन कौन सी उपाधि इसको मिली थी। इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त है, आप लोग इसको शासनकाल और इसका जो उपनाम होता है जरूर याद किया रहिएगा। आप लोगों को पता होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव रूप में ऐसे ही क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम में बनते हैं हमारे, जो इसके विषय में जानने वाले जो अभिलेख मिलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि स्कंदगुप्त जो है, इसके बारे में हमको इसके इतिहास के जानने के बारे में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख, और जो कोहोम अभिलेख था, इंदौर आम्रपत्र गढ़वा अभिलेख, और इसकी प्रमुख मुद्राएं भी हैं। इन अभिलेखों के अलावा इसकी कुछ प्रमुख मुद्राएं हैं जिनसे इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जैसा कि धनुर्धरी प्रकार की मुद्रा और छत्र प्रकार की और अखरोही प्रकार की मुद्रा और गरुड़ प्रकार की मुद्रा, और उसके अलावा एक नंदी प्रकार की मुद्रा है, नंदी प्रकार की मुद्रा है। तो इन सभी मुद्राओं और इन सभी अभिलेखों से इसके इतिहास का और इसके विषय में बहुत बढ़िया से, बहुत ये साक्ष्य के रूप में इसके आज भी विद्यमान है, और इसके इतिहास जानने के यही सब साधन हैं। तो अब देखिए, इसकी उपाधियों के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद उत्तराधिकारियों की युद्ध के बारे में जानेंगे। तो उत्तराधिकारी युद्ध क्या है, तो देखिए इसके जो उपाधियां मिली थी, उपाधियों को जरूर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि उपाधियों का नाम जरूर पूछता है, या किसका उपनाम ये था, ऐसे ऑब्जेक्ट में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में। तो ये सक्रोपन, देवराय, विक्रमादित्य और क्रमादित्य इसी को कहा जाता था। इन सभी उपाधियाँ इसी को मिली थी, और इसे क्रमादित्य और विक्रमादित्य, देवराज, अन्यथा ये सब चीज़ें कहा जाता था। अब देखिए उत्तराधिकारी युद्ध क्या था। उत्तराधिकारी युद्ध डॉक्टर मजूमदार के अनुसार, डॉक्टर मजूमदार जानते हैं, इतिहासकार हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं। इनके अनुसार गुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त, देखिए इसके बाद क्या है, कुमारगुप्त प्रथम जो था, उसके बाद स्कंदगुप्त राजा ना होकर पुरुगुप्त हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को हमने इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि स्कंदगुप्त के बाद जो कुमारगुप्त था उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त बनता है, स्कंदगुप्त नहीं बनता है। किसके बाद? कुमारगुप्त बाद। लेकिन हम लोग कुमारगुप्त के इतिहास के बाद डायरेक्ट स्कंदगुप्त किस लिए पढ़े हैं, देखिए उसके बाद क्या हुआ। इसके संबंध में न तो कोई निम्न तर्क दिए गए और न ही इसके भीतरी मुद्रा लेख में पुरुगुप्त की माता अनंता देवी को महादेवी तथा कुमारगुप्त का पुत्र कहा गया है। स्कंदगुप्त की न तो कहीं पे वर्णन हुआ है, कहने का मतलब इसके बारे में कोई इतिहास की जानकारी ही नहीं मिलती है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता पुरुगुप्त के बारे में। और स्कंदगुप्त के बारे में मिलता है कि जो कुमारगुप्त का, उसके बाद स्कंदगुप्त भी शासक बना था, और इसका पुत्र। और स्कंदगुप्त की ना तो माता का नाम मिलता है और ना ही पिता का नाम मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब एकदम बढ़िया से हम लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाता, इसलिए आज भी ये संदिग्ध है। आज भी इसको हम लोग जानने में बहुत सारे अनेक मतभेद है विद्वानों के कि ये किसका पुत्र था, कौन था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती कि इसका पुत्र है और इसका पिता का क्या नाम है, स्कंदगुप्त का। और उसी तरह पुरुगुप्त का इतिहास ही नहीं मिलता हम लोगों को। अब देखिए, जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी राजकुमारों की परित्याग कर लक्ष्मी स्कंदगुप्त की तस्वीर किया गया था। कहने का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि जो जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी राजकुमारों की परित्याग कर लक्ष्मी ने, कहने का मतलब लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त की तस्वीर किया था, स्वीकार किया था। कहने का मतलब इसकी स्कंदगुप्त को स्वीकार किया था सभी राजकुमारों को त्याग करने के बाद, किसने? लक्ष्मी ने। और स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार की मुद्राएं भी क्या हुआ है,
मिला है। दयाद युद्ध का दृश्य अंकित है। लक्ष्मी राजा के कुछ देती हुई दिखाई देती हैं। स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त था कुमार गुप्त का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त जो था ये कुमार गुप्त का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। और यह कुछ लक्ष्मी प्रकार की मुद्राएं भी मिली हैं इसके विषय में, जो कि लक्ष्मी राजकुमार को मुद्रा देते हुए प्रतीत होती हुई है। अब देखिए खंडन क्या है? डॉक्टर राय चौधरी आज विद्वान उत्तराधिकारी के युद्धों से नहीं मानते हैं। देखिए हमने अभी बताया ना, कई विद्वान इसको मानते हैं, कई नहीं मानते। बहुत सारे विद्वानों का अनेक मत हैं, मतभेद हैं इनको विचारों में और इनके लेखों में। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ विद्वान कहते हैं डॉक्टर राय चौधरी ने आज विद्वान उत्तराधिकारी युद्धों को नहीं मानते। कहते हैं कोई उत्तराधिकारी युद्ध हुआ ही नहीं था। कुमार गुप्त के बाद हमारा स्कंदगुप्त ही शासन हुआ था, पुरुगुप्त नहीं हुआ था। ऐसे ही कुछ विद्वान कहते हैं। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रधान पत्नी कुबेर नागा तथा हर्ष की माता यशोमती की पूर्व महादेवी शब्द नहीं मिलता है। देखिए कौन कह रहा है? ये हमारे कह रहे हैं ये इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी किन बातों को नकार रहे हैं यही जरा समझिए आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान पत्नी नागा तथा हर्ष के माता यशोमती के पूर्व महादेवी शब्द का जो नहीं मिलता है ये कहते हैं। और गुप्त लक्ष्मी के अस्थिर होने का तात्पर्य गृह युद्ध नहीं है बल्कि पुष्यमित्रों का आक्रमण है और लक्ष्मी द्वारा वर्ण का उल्लेख कथ्यात्मक है। इनका कहना है डॉक्टर राय चौधरी का। और ये भी कहते हैं, अब देखिए नए एक विद्वान हैं, वे क्या कहते हैं? हरनले महोदय के अनुसार स्कंदगुप्त क्या था? पुरुगुप्त का एक व्यक्ति मानने का सुझाव दिया है। कहने का मतलब हरनले महोदय ने कहा है, हरनले नाम याद रखिए, हरनले ने कहा है कि इनके अनुसार स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त एक व्यक्ति मानने का सुझाव दिया गया। स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त एक ही व्यक्ति था, इनके कहने का ये तात्पर्य है। और भंडाकर आदि विद्वानों ने इस मतों का समर्थन दिया है। कई भंडाकर हैं और अनेक विद्वान हैं, इनके मतों का समर्थन किया। हरनले महोदय ने अच्छी बात कही कि जब स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमें पुरुगुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्या पता पुरुगुप्त स्कंदगुप्त को ही कहा जाता, अर्थात जो हमारा विक्रमादित्य था और यशवसेन जो इसको कहा जाता था, ये इसी को कहा जाता हो, एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो ये कहते हैं। अब इसके प्रारंभिक वर्षों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका प्रारंभिक वर्ष में कैसे बीता? देखिए स्कंदगुप्त जो था इसके प्रारंभिक वर्ष का अंतस्थ अशांतिपूर्ण था, बहुत ही अशांत था माहौल था, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा युद्ध और बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ करता था। कुमार गुप्त की मृत्यु और पुष्यमित्रों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। देख रहे हैं कितने युद्ध हुए और कितने इनके यहाँ कुछ कुमार गुप्त की मृत्यु हुई, उसके बाद पुष्यमित्रों का आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। इस प्रकार अशांति रही इनके पूरे प्रारंभिक वर्ष में। हूणों का आक्रमण का क्या उल्लेख है इसमें? देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में भीतरी समलेख जो है उसके अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण का अंत कर दिया। कहने मतलब हूणों के आक्रमण का अंत कर दिया था। किसने? यही स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग जान रहे हैं, हूणों का आक्रमण के अंत कर दिया अपने ही समय में भीतरी अभिलेख में। अब नाग युद्ध क्या हुआ था? देखिए जूनागढ़ अभिलेख से नाग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसको भी पराजित कर दिया था कौन? स्कंदगुप्त, जिसको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं, वो नाग युद्ध लड़ा था और नाग युद्ध का वर्णन मिलता है, इसको भी पराजित कर दिया था। और वकाटक युद्ध है, हम लोग देखते हैं वकाटक युद्ध से स्कंदगुप्त का क्या संबंध रहा है। तो कुछ विद्वान बालघाट अभिलेख से अनुसार स्कंदगुप्त और वकाटक नरेंद्र सिंह के बीच युद्ध का संकेत मानते हैं। इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। बस यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि वकाटक युद्ध से कुछ विद्वान बाल जो घाट थे अभिलेख से अनुसार स्कंदगुप्त और वकाटक नरेंद्र सिंह जो था उसके बीच युद्ध का संकेत मानते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, इसका साक्ष्य नहीं मिल पाता है बहुत बढ़िया से, और इसीलिए कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। तो अभी वकाटक युद्ध हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही समझ रहे हैं, लेकिन अभी आगे चल के हम गुप्तों का जो पतन का कारण था उसको और उसके बाद वकाटक गुप्त संबंध, कहने मतलब गुप्त के जितने शासक थे और वकाटक से कौन कौन शासकों से किसका क्या क्या संबंध था, पूरा गुप्त से वकाटक संबंध ही एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग हमारे लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपने वीडियो यूट्यूब पर लगातार हर एक विषयों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं, तो साथियों आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, जाइए हमारा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में से वीडियो ढूंढिए, यदि आपका जो विषय हो आप वीडियो देख लीजिए। अब देखिए
गोविंद गुप्त का संभावित विद्रोह, कहने का मतलब जो गोविंद गुप्त था उसका संभावित जो विद्रोह था उसको देखते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र जो थे मजूमदार, वही डॉक्टर मजूमदार जिसको कहा जाता है उनका नाम रमेश चंद्र है। उनका मत है कि कुमार गुप्त के मरते ही गोविंद गुप्त के पश्चिमी मालवा से विद्रोह कर दिया। और क्या हुआ था, कालांतर में स्कंदगुप्त ने इस विद्रोह का दमन किया था। देख रहे हैं स्कंदगुप्त ने किन किन युद्धों का दमन किया। सबसे पहले इसने कुमार गुप्त के मरने के बाद जो इसका गोविंद गुप्त था इसने विद्रोह किया मालवा के क्षेत्र में, पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में, और उसके बाद स्कंदगुप्त कालांतर में जाकर के विद्रोह का दमन कर दिया था। इस प्रकार से ये कई विद्रोह को विराम दिया। और आगे चलते हैं, साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार क्या था, तो पश्चिमी गुजरात से लेकर पूरब से बंगाल तक, उत्तर से हिमालय, कहने मतलब पश्चिमी से गुजरात तक लेकर, पश्चिमी में गुजरात से लेकर पूरब में बंगाल तक, और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विकसित था इसका पूरा शासनकाल। आप लोग मैप में ज़रा एक बार जरूर समझिएगा कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था, आप लोग इसको याद कर रहिएगा। यदि एग्जाम में आता है स्कंदगुप्त का इतिहास लिखने के बारे में तो आप लोग इसका विस्तार भी लिखिए, इसके शासनकाल में विस्तार कहाँ तक रहा है। अब देखिए साथियों, बस यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, गुप्तों के पतन के कारण पढ़ेंगे उस वीडियो में। इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, पूरा हमारा गुप्त का इतिहास खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम गुप्तों का पतन कारण बताएंगे, उसके बाद गुप्त और वाकाटक संबंध बताएंगे। 2 वीडियो इसके बाद लाएंगे। तो आज वाला ये वीडियो में देखिए खत्म हो गया। स्कंदगुप्त के विजेता होने के साथ साथ ही कुशल एवं साम्राज्य निर्माता भी था। कहने मतलब कुशल प्रशासक एवं साम्राज्य निर्माता था। कहने मतलब ये जो स्कंदगुप्त है ये इतने ज़्यादा विजय प्राप्त की थी, बहुत सारे युद्धों का दमन करके, बहुत सारे राजाओं को पराजित करके, ये एक विजेता होने के कारण एक कुशल और होनहार कह सकते हैं, एक योग्य शासक था, प्रशासक था एवं साम्राज्य निर्माता था, साम्राज्य को भी बनाए रखा था। और इसके बारे में सवाल हमको कैसे बनेगा, हम हर एक वीडियो में, हम अपने हर एक वीडियो में क्या किए हैं, आप लोगों को एक अंत में एक प्रश्न देते हैं। आप इस प्रश्नों को बिना देखे, यदि वीडियो एक बार देखें और समझ में आ गया हो तो फिर से दोबारा देख लीजिए, फिर समझ जाएंगे और अच्छे से। और फिर कॉपी उठाइए, पूरा एक तरफ से स्कंदगुप्त की उपाधियां और उसके इतिहास के बारे में उसकी पूरी उसका वीडियो में जितना हम बताए हैं उसको पूरा लिख दीजिए, समझिए, आपका स्कंदगुप्त तैयार हो गया। इसी तरीके से हर एक वीडियो में लगातार हम अंत में एक प्रश्न देकर आपको जाते हैं। तो आज इसका जो हमारा स्कंदगुप्त की उपाधियों का वर्णन कीजिए, तो यही है स्कंदगुप्त की उपाधियों का वर्णन। पूरा स्कंदगुप्त की जो उपाधियाँ थी उसको लिख दीजिए, या फिर स्कंदगुप्त के पूरे इतिहास का वर्णन करिए तो उसको भी लिख सकते हैं आप लोगों को ऊपर। तो इतना बिलीव है कि आप लोग अब ऐसा इसको छोड़ नहीं सकते। अब उत्तर जो पहले लिखाया गया वही है, कहने मतलब हम यहाँ लिख दिए हैं आप लोगों को। आप लोग सोचेंगे इसका प्रश्न सर नहीं बताया, उत्तर नहीं बताए। जो हमने अभी तक पूरा स्कंदगुप्त का इतिहास पढ़ाया उसी में हमने स्कंदगुप्त की उपलब्धियां जो थी उनका वर्णन किया है, पूरी उपलब्धियां, पूरा इतिहास स्कंदगुप्त का यही है इसका उत्तर। बस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में देखिए यहाँ पे गुप्तों के पतन के कारण बताएंगे साथियों। यही PDF आप लोगों को पाने के लिए, अगर यदि यह नोट्स आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च कर दीजिए, मिस्टर SP पॉइंट। हाँ, मिस्टर SP पॉइंट। यदि आप लोग टेलीग्राम पर जा कर के यही सर्च कर लेंगे तो हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद आप लोग सारे नोट्स मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में गुप्तों के पतन के कारण में, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।